मेरी माँ के गुजर जाने के बाद से ही मैं अपने मामा के यहाँ रहती थी। मेरी मामी बहुत सुंदर थी और जो भी उन्हें देखता बस देखता ही रह जाता। शादी को अभी 1 साल ही हुए थे। इस बीच मेरी मामी कई बार अपने मायके जा चुकी थी। मुश्किल से 10 किलोमीटर की दूरी पर ही मामी का मायका था। मामी का बार बार मायके जाना मुझे अजीब लगता था। एक दिन मैंने मामी से मजाक मजाक में पूछ लिया, मामी आप हर 15-20 दिन पर किसी न किसी बहाने मायके चली जाती हो, आपका कोई चक्कर वक्कर तो नहीं है ना। मेरी इस बात पर मम्मी बौरा गई और बोली, मायके में मेरी माँ बीमार रहती है, घर में और कोई है नहीं। मेरे मामा मामी लखनऊ में रहते हैं, उसे देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे बार बार जाना पड़ता है। जब तुम्हारी शादी होगी ना, तब तुम्हें इस बात का एहसास होगा, समझी। मैं मामी की बात को सच मान गई और मुंह से निकले शब्दों पर पछताने लगी। दिन भर मुझे लग रहा था कि मैंने इतनी अच्छी मामी का दिल दुखा दिया। इसलिए शाम होते होते मैं मामी के पास गई और उनसे माफ़ी मांग ली। अगले दिन मेरा एग्ज़ाम था। मैं सुबह जल्दी ही सेंटर पर पहुंच गई। वहां मुझे मामी के मायके की मेरी एक सहेली सुमन मिली। मैंने सुमन का फ़ोन नंबर लिया और उससे बोली कि अगली बार जब मेरी मामी मायके जाएंगी तब मैं उसे कॉल करूंगी। सुमन, जो मेरी पक्की सहेली थी, अब मेरी जासूस बन चुकी थी। मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो गए थे। अब मैं घर से ही कहीं नहीं निकलती थी। घर में रहकर पढ़ाई करती और घर के कामों में मामी का हाथ बटाती। एक दिन सुबह उठी तो देखा कि मामी सज धज कर बिल्कुल तैयार है। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने बताया कि सोनपुर में उनकी माँ बीमार है, आज जा रही है, कल शाम तक वापस आ जाएंगी। कुछ देर में मामी घर से बाहर निकली और ऑटो वाले को रोककर उसमें बैठ गई। उनके जाते ही मैंने अपनी जासूस सुमन को फ़ोन लगाया और उसे उसकी ड्यूटी पर लगा दिया। सुमन मेरी मामी के मायके की रहने वाली थी और मामी के बिल्कुल पड़ोस में ही रहती थी। सुबह से शाम हो गई थी और इस बीच में लगातार सुमन से संपर्क में बनी हुई थी, लेकिन मामी अपने घर नहीं पहुंची थी। तब मैंने मामी के नंबर पर फ़ोन किया। मामी ने फ़ोन उठाया और बोली, क्या बात है अंकिता, क्यों फ़ोन किया, घर में सब ठीक तो है ना। मैं बोली, सब ठीक है। आपकी माँ की तबीयत अब कैसी है मामी। मामी बोली, डॉक्टर के यहाँ लेकर गई थी, दवाइयाँ दी है, फिलहाल माँ ठीक है, कल शाम तक मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। अंकिता, मामी की मीठी बातें सुनकर मुझे ज़्यादा देर रहा नहीं गया। मैं सीधा सवाल किया, मामी तुम सोनपुर में अपने घर पर ही हो ना अभी। मामी झट से बोली, अंकिता तुम भी ना हद करती हो, और कहाँ जाऊंगी बताओ तो। ठीक है मामी, आप अपना ख्याल रखना, कहकर मैंने फ़ोन काट दिया। मामी का फ़ोन कटते ही मैंने सुमन को फिर से फ़ोन लगाया और बोली, सुमन तू पक्का मेरी मामी का घर जानती है ना, मुझे बेवकूफ़ बना रही है। सुमन ने कहा, अंकिता मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूँगी, तेरी मामी नीलम का घर मेरे घर के बगल में ही है, मैं बचपन से जानती हूँ उन्हें। तेरी मामी के पापा राजेश जज रहे हैं, पूरा सोनपुर जानता है उनका घर। सुमन का फ़ोन काटने के बाद मैं और ज़्यादा बेचैन हो गई। मैंने सोचा कि मामा को फ़ोन लगाकर उन्हें अभी मामी के मायके भेज दूँ, सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन मुझे लगा कि अगर सुमन गलत साबित हुई तो मामी की नज़र में मैं हमेशा के लिए गिर जाऊंगी। रात 10 बजे मामा अपने काम से घर लौट आए। मामी घर में रहती तो मामा को रात का खाना वही देती थी। मामी के ना रहने पर मुझे ही खाना बनाना पड़ता और घर वालों को देना पड़ता। मामा ने आते ही मुझसे पूछा, अंकिता मम्मी पापा को खाना खिला दिया तूने, तेरी मामी रहती है तो इन सब बातों का अच्छे से ख्याल रखती है। मैंने कहा, मम्मी पापा नहीं खाए हैं अभी, वो बोले कि शिवम आएगा तो एक साथ ही खाना खाएंगे, आप मम्मी पापा के कमरे में बैठो, मैं वहीं खाना लगाती हूँ। मामा पापा मम्मी के साथ खाना खाने बैठे हुए, मैं गर्म गर्म रोटियां लाकर दे रही थी। इसी दौरान मैंने मामा से कहा, मामा मामी बड़ी सुंदर रोटियां बनाती है, लेकिन मेरे हाथों से हमेशा जल ही जाती है, आपकी बात हुई थी क्या मामी से। मामा बोले, हाँ तेरी मामी से अभी थोड़ी देर पहले ही तो बात हुई है, मेरी सासू माँ बीमार है, आज दवा दिलाई है, वो कल शाम तक घर आ जाएंगी। मैंने कहा, मामा ये कितनी गलत बात है ना कि मामी के 4 भाइयों के होते हुए भी बूढ़ी माँ को गांव में अकेले छोड़ रखे है। अपनी बूढ़ी माँ की देखभाल करना उन लोगों का फर्ज बनता है कि नहीं,
कब तक मामी परेशान होती रहेंगी। मामा ने कहा, अंकिता तू कब से इतनी समझदार हो गई? वैसे भी इस इशू पर तेरी मामी से बात कर चुका हूँ। वो कहती है कि उसकी माँ ही लखनऊ में नहीं जाना चाहती। वो अकेली सोनपुर में रहती है क्योंकि वहीं उनका दिल लगता है। वो सोनपुर में ही आखिरी समय बिताना चाहती है। तो इसमें कोई क्या करे? उनके चारों बेटे उन्हें अपने साथ शहर में रखना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं जाती। मेरी सास के पास बहुत रुपया है अंकिता। पिछले महीने मुझे अपने बिजनेस के लिए रुपयों की ज़रूरत थी। मैं बहुत परेशान था। मैंने सास से बोला, उन्होंने झट मुझे 5 लाख रुपए दे दिए। मेरे ससुर राजेश अलावा सिविल जज थे और मेरी सास भी अच्छी पोस्ट में रिटायर हुई है। मोटा पेंशन मिलता है उन्हें। उनके सारे बेटे बहू अपनी अपनी जगह खुशहाल है। 3 बेटे तो सरकारी नौकरी में है और एक बेटे का अपना बिजनेस है। लखनऊ वाले साले साहब ने तो बहुत आलीशान घर बनवाया है, लेकिन सासू माँ वहाँ भी नहीं जाती। कहती है कि इतने बड़े घर में दम घुटता है उनका। मैं समझ गई कि मामी के बार बार मायके जाने से मामा को कोई दिक्कत क्यों नहीं होती, क्योंकि मामा जब भी अपने बिजनेस के लिए अपनी सास से रुपया मांगते हैं वो झट से उन्हें रुपया दे देती है। ये अलग बात है कि मामा अपना काम निकाल कर उन्हें रुपया लौटा देते हैं। सास और दामाद के बीच इस तरह का लेन देन चलता रहता है। इसलिए मामी जब मर्जी अपने मायके जाती है और मामा को कोई दिक्कत नहीं होती। मामा और मामी एक ही कॉलेज में थे। दोनों में प्यार हुआ और घर वालों ने भी अपने बच्चों की खुशी के लिए दोनों की शादी करवा दी। वरना मामी के अमीर घर वालों के आगे तो हम लोग कुछ भी नहीं हैं। लेकिन यह कैसा प्यार हुआ कि शादी के 3 साल में ही मन भर गया और इधर उधर मुंह मारने लगी। सबको खाना खिलाकर मैं सोने चले गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं यही सोच रही थी कि अगर मामी सोनपुर में माँ के पास नहीं है तो वो कहाँ है। मैंने एक बार फिर सुमन को फ़ोन लगाया, लेकिन फ़ोन रिसीव नहीं हुआ। सुबह मैं उठी ही थी कि मेरे फ़ोन की घंटी बजी। सुमन का फ़ोन था। मैं उससे कुछ कहती कि वो बोल पड़ी, अंकिता तेरी मामी अभी अभी ऑटो से उतरकर अपनी माँ के घर में आई हुई है। सुमन से यह खबर सुनकर मेरा शक यकीन में बदल गया। अब मैं समझ गई थी कि मामी रात भर कहीं और थी और सुबह अपने घर पहुंची है ताकि वो अपने झूठ पर पर्दा डाल सके। मामी अब मामा को फ़ोन करेंगी और अपनी माँ से बात कराएंगी ताकि मामा को किसी तरह का कोई शक ना हो। मैं कमरे से बाहर निकली और सुबह का नाश्ता तैयार करने में जुट गई। मामा नाश्ते पर बैठे ही थे कि उनके फ़ोन पर मामी का फ़ोन आ गया और मामी ने अपनी माँ से मामा की बात कराई। नाश्ता कर मामा अपने काम पर चले गए। दिन का खाना बनाकर मैं भी अपनी पढ़ाई में लग गई। दोपहर में थोड़ी आँख लगी ही थी कि सुमन का फ़ोन आ गया। वो बोली कि मामी अभी अभी वहाँ से निकली है। शाम 4 बजे तक मामी घर पहुँच गई और पापा मम्मी से मिलने के बाद सीधे मेरे पास आई और बोली, अंकिता आजकल तुम्हें मेरी बड़ी चिंता होती है। कल तुमने फ़ोन किया तो मुझे अच्छा लगा। मैं बोली, आपकी मम्मी की तबीयत अब कैसी है मामी? वो बोली, अभी तो वो ठीक है। मामी अपने कमरे में चली गई और मैं अपने बेड पर पड़ी हुई मामी के चरित्र का विश्लेषण करने में लग गई। कैसी बदचलन औरत है मेरी मामी। बेशर्मी की सारी हद पार कर दी है मामी ने। मेरे शरीफ मामा के साथ बहुत बड़ा धोखा कर रही है यह औरत। मामी ने मामा से लव किया था, लेकिन क्या लव ऐसा ही होता है? कैसी चरित्रहीन औरत है मेरी मामी। मामा के सामने बड़ी शरीफ बनती है। मैं मामी के चेहरे से नकाब उतार कर फेंक देना चाहती थी, लेकिन मेरे पास मामी के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं था। इसलिए मैं खामोशी के साथ वक्त का इंतजार करने लगी। अभी 15 दिन भी नहीं बीते थे कि सुबह सुबह मामी फिर से मायके जाने की तैयारी कर रही थी। मैं मामी से बोली, कब तक वापस आऊँगी मामी? मामी बोली, कल दोपहर तक आ जाऊँगी। वो क्या है कि मम्मी के खाते में उनकी पेंशन आई हुई है। वो बीमार है तो रुपया निकालने मुझे ही जाना पड़ेगा। मैं बोली, ठीक है मामी, आप निश्चित होकर जाइए, मैं रात का खाना बना लूँगी। मामी के निकलते ही मैंने मम्मी से कहा, मम्मी मैं कॉलेज के लिए निकल रही हूँ, शाम तक आ जाऊँगी। और स्कूटर स्टार्ट कर मैं भी मामी के ऑटो के पीछे निकल पड़ी। सोनपुर की दूरी 10 किलोमीटर की ही थी, लेकिन ट्रैफिक और सड़क खराब होने की वजह से 1 घंटा लग जाता था। मामी सोनपुर के रास्ते पर थी तो मुझे लगा कि मैं पीछा कर रही हूँ। मामी को इस बात का शक तो नहीं हो गया। तभी मामी का ऑटो
करोल बाग की ओर मुड़ा और कुछ ही देर में एक पुराने मकान के गेट के सामने जाकर रुक गया। ऑटो वाले को किराया देने के बाद मामी सीधे उस कमरे में चले गई। घर के बाहर लगी टूटी फूटी नेम प्लेट पर लिखे नाम को गौर से पढ़ा तो सुनील कुमार लिखा हुआ था। मैं हेलमेट लगाए हुई थी, वापस मुड़ी और अगले 1 घंटे में घर पहुंच गई। रात को सभी को खाना खिला देने के बाद मैं मामा से बोली, मामा मामी से बात हुई क्या आपकी? मामा ने कहा, हाँ शाम को बात हुई थी, अभी खाना खाने के बाद एक बार और बात कर लूँगा। वैसे तुझे आजकल अपनी मामी की बड़ी चिंता होती है। मामा की बात सुनकर मैं कुछ बोलती कि मेरी नानी बोल पड़ी, शिवम बेटा तू तो दिन भर घर में रहता नहीं, यही दोनों मामी भांजी सगी बहनों की तरह घर में रहती है, दोनों के बीच बहुत प्यार है, देखकर मुझे बड़ा सुकून मिलता है। तेरी बीबी नीलम आज सुबह ही अंकिता के रिश्ते की बात कर रही थी मुझसे, तुझे भी तो बताया ही होगा ना उसने? मामा बोले, हाँ नीलम के लखनऊ वाले भैया के एक साला है ना नीरज, यही करोल बाग में रहता है, अभी 1 साल पहले ही रेलवे में ज्वाइन हुआ है, उसी से अंकिता के रिश्ते की बात कर रही थी नीलम। सभी को खाना खिलाकर मैं अपने कमरे में आ गई और बेड पर लेटकर सोचने लगी, मैं मामी के रिलेशन में कभी भी शादी नहीं कर सकती। वो औरत बच्चलन है, अपने परिवार में रिश्ता जोड़कर मामी अपने कुकर्मों पर पर्दा डालना चाहती है। और कहीं यह नीरज ही तो नहीं है जिसके साथ मामी का चक्कर चल रहा है, क्योंकि मामा ने बताया कि नीरज करोल बाग का रहने वाला है। यह सब सोचकर मैं मामी को कोसे जा रही थी और मुझे मामा पर बहुत तरस आ रहा था कि वो जिस औरत पर आंखें मूंद कर भरोसा करते हैं वो औरत तो छुपी हुई नागिन है। सुबह हुई तो सुमन का कॉल आया कि उसकी मामी अभी अभी अपने माँ के घर पहुंची है और हर बार की तरह मामा के फ़ोन पर मामी का फ़ोन आया। मामा ने अपनी सास से बात की और पता चला कि मामी दोपहर तक घर पहुंच जाएंगी। धीरे धीरे सप्ताह गुजर गया। इस बीच घर में मामी के साथ पहले जैसा ही बर्ताव करती थी ताकि उन्हें जरा भी शक ना हो कि मैं उनके गहरे राज जान चुकी हूँ। एक दिन मैं घर से बहाना कर निकली और सीधे करोल बाग उसी जगह पहुंची जहां मैंने पिछली बार मामी को जाते हुए देखा था। मैं उस मकान के सामने के किराना दुकान पर गई और हेलमेट सर पर लगाए हुए दुकान वाले से बोली, अंकल क्या नीरज इसी मकान में रहते हैं? दुकानदार बोला, इस मकान में तो नीरज नाम का कोई नहीं रहता। मैंने और ज़्यादा सवाल नहीं किए और वापस घर आ गई। मैंने कसम खाई कि मैं इस बार मामी को रंगे हाथों पकड़ूंगी। एक दिन सुबह उठी तो मुझे मामा से मालूम हुआ कि घर में लखनऊ से मामी के कुछ रिश्तेदार आने वाले हैं। मामी भी बड़ी खुश नज़र आ रही थी और मामा भी सुबह से बिजी थे। 10 बजे तक घर के बाहर एक बड़ी सी कार आकर रुकी। मामी के लखनऊ वाले भैया और भाभी आए हुए थे, साथ में नीरज नाम का लड़का भी आया था। सभी मुझे देखने आए थे। मैं मन ही मन बहुत गुस्सा हुई। एक बार तो लगा कि मामा को अभी सारी बात बता दूँ, फिर कुछ सोचकर रुक गई। गुस्से को काबू कर ना सभी के साथ नॉर्मल बर्ताव करने का मन बना लिया। आखिर शादी तो करनी नहीं थी, क्यों ना नीरज को थोड़ा टटोल कर देखूं कि वो मेरे लिए यहाँ आया है या फिर मेरी मामी के साथ अपने नाजायज रिश्ते पर नए रिश्ते का मोहर चढ़ाने आया है। मैं नीरज के सामने बैठी थी, वो मुझे देखे जा रहा था लेकिन मैं उसकी नज़रों को बर्दाश्त करने को मजबूर थी। अकेला होता तो मैं उसकी गीत जैसी आंखों को नोच लेती। मामी बड़ी जोश के साथ सभी मेहमानों की आवभगत में लगी हुई थी। रिश्ता उनकी मामी के भाई का था ना, लेकिन इस वक्त तो वो लड़की वालों की तरफ से ही थी। नीरज को देखकर मुझे बार बार गुस्सा आ रहा था। अगर वो मेरी मामी का आशिक ना होता तो लड़का बुरा नहीं था। सुंदर गठीला और कामयाब लड़के आजकल कहाँ मिलते हैं। मेरे घर वालों को तो यह रिश्ता बहुत पसंद आया। सभी शादी के लिए राजी थे, लेकिन मामा ने समझदारी दिखाई और बोले कि लड़की का ग्रेजुएशन फाइनल होने के बाद ही शादी की तारीख तय कर देंगे। मेरी ग्रेजुएशन में अभी 1 साल का वक्त था। मैंने राहत की सांस ली। मामी के काले कारनामों का भंडाफोड़ करने के लिए इतना वक्त काफ़ी था। नीरज के घर वाले भी इस रिश्ते से खुश थे और नीरज भी मेरे नंबर पर लगातार मुझे कॉल करने लगा। मैं उससे बात कर लेती ताकि मैं उसकी मनसा बखूबी जान सकूं। इस बीच नीरज मुझसे कई बार बाहर मिलने की जिद करता। मुझे उसकी इस बात से बहुत गुस्सा आता, लेकिन मैं अपने गुस्से को जाहिर न होने देती और हर बार टाल जाती। मैं इस
ताक में थी कि एक बार मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूं। 2 दिन से लगातार बारिश हो रही थी और इस बरसात में मामी के अंदर की हवस की आग भड़क उठी थी। शायद इसलिए मामी ने मायके जाने की तैयारी कर ली। बड़ी देर तक इंतजार करने के बाद जब कोई ऑटो वाला नहीं मिला तो मैं मामी से बोली, मामी आज बारिश की वजह से शायद कोई ऑटो वाला तैयार ना हो, इसलिए आज मत जाइए, मौसम ठीक हुआ तो कल चले जाना। मामी ने कहा कि उन्हें किसी भी कीमत पर आज ही निकलना है। बड़ी मुश्किल से उन्हें ऑटो मिला और वो निकल गई। मामी के घर से निकलते ही मैं भी कॉलेज का बहाना कर घर से निकल गई। मामी के कुकर्मों को अपनी आंखों से देखने वाला एक गवाह तो हो मेरे साथ, इसलिए मैंने सुमन को पूरी बात बता दी थी और उसे करोल बाग में ही बुला लिया था ताकि मैं अकेली ना पड़ जाऊं। हल्की बारिश के बावजूद सही समय और बताई गई जगह पर सुमन मुझे मिल गई। मुझे मेरी इस सहेली पर नाज था, जिसे मैं अपना मानती थी वो चुड़ैल निकली। और सुमन जो मेरी अपनी नहीं थी वो इस वक्त मेरे लिए जान हथेली पर रखकर आ गई थी। अब स्कूटी पर सुमन और मैं मामी के ऑटो का पीछा कर रहे थे। थोड़ी ही देर में मामी का ऑटो उसी पुराने मकान के आगे रुका। मामी मकान के अंदर दाखिल हुई। मामी के अंदर दाखिल होते ही मैं और सुमन भी मकान तक पहुंच गए, लेकिन तब तक मेन गेट बंद हो गया था कि बाउंड्री जंजर हालत में थी। थोड़ी सी कोशिश में हम उस दीवार को फांदकर घर के अंदर दाखिल हो सकते थे। मैंने सुमन को गेट पर ही रुकने का इशारा किया और अपने मोबाइल से मामा को मैसेज टाइप कर दिया, मामा मैंने आपको लोकेशन सेंड किया है, आप इसी लोकेशन पर जितने जल्दी हो पहुंच जाइए, आपके लिए यहाँ एक बड़ा सरप्राइज है। मैं डर रही थी यह सोचकर कि कहीं नीरज जैसे मुस्टंडे ने मुझ पर हमला कर दिया तो उस चुड़ैल को तो मैं अकेला ही संभाल लूंगी, लेकिन नीरज को नहीं। इसलिए बाउंड्री से अंदर दाखिल होते हुए मैंने सुमन को कहा कि वो गेट पर ही रुके और मेरी चीख सुने वैसे ही गली में शोर मचाना शुरू कर दे ताकि यहाँ लोग जमा हो जाए। मैं घर के अंदर दाखिल हुई। अंदर यह कोई बहुत पुराना भूत बंगला टाइप वाला मकान लग रहा था। एक छोटी गैलरी के बाद मुझे एक ठीक ठाक कमरा नजर आया। मैं धीमे कदमों से कमरे तक पहुंच गई, लेकिन तभी मामी को कमरे से बाहर निकलते देखा तो मैं डर गई और मेरे पैरों से लगकर वहां रखा गमला नीचे गिर गया। मुझे वहां देखकर मामी चौंक गई और बोली, अंकिता तुम यहाँ। मैं भी अपने गुस्से पर काबू न कर पाई और बोली, मैं अकेली नहीं आई हूँ, गेट पर मेरी सहेली खड़ी है और मामा भी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। मैंने उन्हें लोकेशन सेंड कर दिया है। तुम्हारे पापों का घड़ा भर चुका है मामी, निकालो उस गुंडे को बाहर जो मेरा पति बनने निकला था। तुम दोनों ने भी गजब की प्लानिंग की थी, लेकिन मैं तुम्हारे इस खौफनाक प्लानिंग को बहुत अच्छे ही पहले ही समझ गई थी। मामी के चेहरे का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वो बोली, अंकिता तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। अंदर नीरज नहीं मेरी बूढ़ी माँ है, अंदर आओ और खुद देख लो। मैं गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो नीलम, तुम्हारी माँ तो सोनपुर में रहती है। मामी कुछ कहती इससे पहले सुमन भी वहाँ पहुँच गई। सुमन को देखकर मामी और भी हैरान हो गई। वो बोली, दोनों अंदर चलो, मैं सब बताती हूँ। हम दोनों डरते डरते कमरे में पहुंचे तो देखा कि बेड पर एक बूढ़ी औरत लेटी हुई है, जिसे देखकर हम दोनों का गुस्सा खत्म हो गया। मैं कुछ बोलती तभी मामी ने कहा, इस माँ ने मुझे जन्म दिया है और सोनपुर वाली माँ ने मुझे पाला है। हम 6 बहनें हैं। मेरे पापा लोकेश सोनपुर में राजेश अलावत के यहाँ ड्राइवर की नौकरी करते थे। लोकेश के एक के बाद एक 5 लड़के ही पैदा हुए और इधर मेरे पापा मम्मी की भी 5 लड़कियां हो गई। जब मेरी ये माँ छठी बार प्रेग्नेंट हुई तो लोकेश अंकल की बीवी यानी कि मेरी सोनपुर वाली माँ ने मेरे पापा से कहा कि अगर इस बार भी उनकी बेटी हुई तो वो जन्म होते ही उस बच्ची को उनके हवाले कर देंगे। सोनपुर में उस बच्ची की अच्छी परवरिश होगी। यही सोचकर मेरे माँ बाप राजी हो गए और मेरे जन्म के साथ ही मुझे सोनपुर में राजेश अंकल के हवाले कर दिया। जैसा मेरे बाप माँ ने सोचा था, मेरी परवरिश उससे भी अच्छी माहौल में हुई। 3 साल पहले जब तुम्हारे मामा से मेरी शादी हुई तब तक मैं अपने अतीत के बारे में कुछ नहीं जानती थी, लेकिन 2 साल पहले मुझे पैदा करने वाले मेरे पापा का देहांत हुआ। तब मुझे माँ ने बताया कि वो मेरी असली माँ नहीं, सोनपुर वाली मेरी माँ इतनी महान औरत है कि वो अब तक मेरी इस माँ की देखरेख कर पूरा खर्चे उठाती आई है। एक परमानेंट मेड यही माँ के साथ ही रहती है, जो बेटी की तरह मेरी माँ की देखभाल करती है। उस मेड के बच्चे बहुत ही अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जिसका पूरा खर्चा सोनपुर वाली माँ उठाती है। 10-15 दिनों पर जब वो मेड अपने घर जाती है
तब माँ की देखभाल के लिए मुझे इसके पास आना पड़ता है। कई बार सोचा कि तुम्हारे भैया को सब कुछ बता दूँ, लेकिन हिम्मत ना कर पाई और सोचा कि जब माँ का देहांत होगा तब बता दूँगी। थोड़ी देर में मामा भी लोकेशन पर पहुँच चुके थे और उन्हें पूरी बात की जानकारी मिल चुकी थी। मामा ने मामी को गले से लगा लिया। मामी ने मेरी इस गलती को माफ़ कर दिया और मामा को भी यह भनक ना लगने दी कि मैंने मामी का पीछा करते हुए उनके घर पहुंची थी। मैं मामी के घर ही बैठी थी कि नीरज का कॉल आया और मैं फ़ोन लेकर बाहर निकल गई और बोली, हेलो नीरज, तुम कहाँ हो? नीरज बोला, मैं तो यहीं हूँ, करोल बाग में। तुमसे कहता हूँ कि स्कूटी से कभी इधर भी आ जाया करो, लेकिन तुम्हारे पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है। मैं बोली, एड्रेस और लोकेशन सेंड करो, मैं अभी 5 मिनट में तुम्हारे फ्लैट पर पहुँच रही हूँ। करोल बाग में शाम तक रुककर मामा घर चले गए। सुमन अपने घर फ़ोन कर करोल बाग में मामी के पास ही रुक गई और मैं मामी को बताकर नीरज के फ्लैट पर पहुंच गई। शक इंसान की बहुत बड़ी बुराई है। इस शक की वजह से ना जाने कितने घर उजड़ गए हैं। इसलिए सिर्फ शक के आधार पर हमें किसी भी निर्णय तक पहुंचने से हमेशा बचना चाहिए। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।